चलिए हम लोग बात करेंगे संविधान के अगले टॉपिक पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार मेंस, आईएएस एंड पीसीएस, हम लगातार अब आईएएस और पीसीएस मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जो मैंने सीरीज चालू की है। अभी हम लोग जीएस सेकंड पेपर देख रहे हैं। जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम फर्स्ट पेपर, थर्ड पेपर, एथिक्स का पेपर, सारे पेपर देखेंगे। पूरा फोकस सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी वाले हैं, पूरा फोकस मेंस पे रहेगा। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी से ही प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। वर्तमान में रिजल्ट का जो गिरता हुआ स्तर है या रिजल्ट कम लगातार कम होते चले जा रहे हैं, इसके पीछे मुख्य वजह ये भी है कि प्री की तैयारी के लिए हजारों प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो चुके हैं जो स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को बिगाड़ के रख देते हैं। क्योंकि अगर आप प्री की तैयारी पहले करते हैं तो वहाँ पर आपको समस्या आना स्वाभाविक ही है। क्योंकि आपके पढ़ने का जो तरीका है, सोचने का जो तरीका है और आपको समझने का जो तरीका है, अंडरस्टैंडिंग की जो लेवल है, वो लगातार फैक्ट बेस्ड हो जाती है। कह सकते हैं कि आपका ध्यान फैक्ट की तरफ ही सीधे जाता है, तो वहाँ पर आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए लगातार इतने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध होने के बावजूद भी रिजल्ट्स लगातार गिरता ही जा रहा है। एक चिंतनीय व सोचनीय विषय है। तो इस पर हम लोग आगे एक सीरीज करेंगे, हम क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा प्रस्तावना की ही हम लोग अगला पार्ट्स पढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे प्रस्तावना के संदर्भ में न्याय। प्रस्तावना के राजनीतिक जो सिद्धांत उस समय दिए गए उनको हम शॉर्ट में देख रहे हैं। अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत का। वहाँ पर इन सारे टॉपिक को हम लोग और अधिक डिटेल में देखेंगे। वो आपके जिसका भी दर्शन शास्त्र ऑप्शनल विषय होगा उसके लिए काफ़ी बेहतर होंगे। अब बात करेंगे न्याय की। न्याय है क्या? जैसा कि आप सब लोग, जैसे कि मैंने एक शब्द लिया न्याय। अब जैसे हम बात करते हैं न्याय की, वैसे ही दिमाग में आता है कोर्ट, पुलिस, थाना, ये सारी चीज़ें। और हमारा जो व्यू है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसी तक सीमित हो जाता है। लेकिन जो भारतीय संविधान में न्याय की जो बात की गई है वो मात्र इन्हीं कॉन्सेप्ट तक सीमित नहीं है। क्योंकि न्याय के कई पक्ष हैं जिनको आप लोग देखते हो या जिनको आप लोग समझते हो। इस न्याय के कॉन्सेप्ट्स को बोला जाता है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय का मतलब ये होता है जैसे कोई किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया और अपराध के लिए जो एक क्रिमिनल या जो भी अपराध है उनके संदर्भ में जो सजा है, वहाँ पर आप न्याय से मतलब केवल इसका ही लेते हैं जो कि आपकी न्याय की अवधारणा को पूरी तरह से, या कह सकते हो आपकी अगर न्याय की जो अवधारणा है, न्याय को जो सोचने का तरीका है, वो आपका सीमित है। तो कानूनी न्याय का एक पहलू कानूनी न्याय भी है, न्याय का एक पहलू सामाजिक न्याय भी है, न्याय का एक पहलू आर्थिक न्याय भी है, न्याय का एक पहलू राजनीतिक न्याय भी है प्रेजेंट टाइम में। और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी जोड़ा जा रहा है, प्राकृतिक न्याय। या कह सकते हो जैसे प्रेजेंट टाइम में कोरोना चल रहा है, तो इस समय अनेक ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं और जो हमने अपने जीवन में पिछले 30 से 40 सालों में कभी नहीं देखी। यानी प्रकृति के साथ जो हमने अन्याय किया है, प्राकृतिक जीवों के साथ जो हमने अन्याय किया है, तो प्रेजेंट टाइम में प्रकृति के जो जीव हैं, जो अन्य जीव हैं, जो मनुष्य के अलावा जो अन्य जीव हैं, उनका भी प्रकृति के संसाधनों पर अधिकार है। यानी न्याय की परिभाषा, न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हमने केवल मानव की परिधि में ही सीमित नहीं है। तो न्याय का कॉन्सेप्ट है मानव की परिधि से बाहर जाकर जो गैर मतलब जो अन्य जीव जंतु हैं उन तक भी विस्तारित हो गया है, जो प्रेजेंट टाइम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो थोड़ा हम लोग पहले हम बात करेंगे तो बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर न्याय एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप पढ़ने नहीं जा रहे हैं, एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। सामाजिक न्याय
राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, कानूनी न्याय। अब हम बात करेंगे न्याय में समानता। अब हम समानता की बात करें, हर व्यक्ति को समान माना जाए या हर व्यक्ति के लिए समान कानून बने, क्या वो व्यवस्था अच्छी है, या हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून बने वो व्यवस्था अच्छी है? तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स आपके सामने हैं कि हर व्यक्ति के लिए समान कानून बने, कि हर कि कानूनों के अंदर भी व्यक्ति के आधार पर या समुदाय के आधार पर विभेद होना चाहिए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सोचने का प्रयास करेंगे, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम कानूनी न्याय की बात करें, यदि हम आपराधिक न्याय की बात करें, यानी कि जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने कोई चोरी कर दी, यानी अगर हम इस प्रकार के मुद्दों पर अगर न्याय की हम बात करें, तो वहाँ पर सभी के लिए कानून एक से होते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है, कानून के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इस समानता को बोला जाता है राजनीतिक सिद्धांत के कॉन्सेप्ट्स में, राजनीतिक दर्शन में मात्रात्मक समानता, यानी कि क्वांटिटेटिव इक्वलिटी। क्वांटिटेटिव इक्वलिटी का मतलब है कि सबको समान माना जाए और कानून सभी पर सभी समान प्रकार से क्या हो लागू है। तो यहाँ पर तो कानूनी न्याय के संदर्भ में सारे लोग समान हैं, वहाँ किसी प्रकार का विभेद नहीं है, चाहे किसी भी वर्ग का, किसी भी समुदाय का, पैसे वाला, बगैर पैसे वाला, नर नारी, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अपराध करे। यहाँ थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में या कह सकते हो सामान्यता कानूनी न्याय के मामले में अगर कोई किसी व्यक्ति का मर्डर भी कर देता है तो उस पर भी 302 के तहत अभियोग चलाया जाएगा, चाहे वो कोई भी बना रहे। हाँ, कुछ एक मामलों में छूट जरूर दी गई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, लेकिन फौजदारी मामलों में इस प्रकार की छूट नहीं है। तो बात आपको समझ में आई होगी। तो हम बात कर रहे हैं कानूनी न्याय, तो समझ में आ गया होगा। कानूनी न्याय में निरपेक्ष समानता की बात की जाती है, यानी कानूनी न्याय में सबको एक माना जाएगा, यहाँ किसी प्रकार का समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब हम बात करेंगे न्याय के अन्य पहलुओं की कि विभेदकारी व्यवहार क्या न्याय में आएगा। यहाँ पर मुद्दा क्या है कि विभेदकारी व्यवहार, विभेदकारी व्यवहार से क्या न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सकती है? तो ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है और इस प्रश्न पर बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे विवाद हैं। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति जो भी एक्ट है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दलित या SC/ST के खिलाफ कुछ अपराध करता है तो वहाँ पर वो अपराध गैर जमानती है, नॉन अवेलेबल वारंट के तहत उस व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो चीज़ सही है या गलत उसकी चेक बाद में होगा। तो भारत में इस प्रकार के कानून निश्चित ही, अगर संविधान की बात करोगे या संविधान से अलग बात करोगे तो अलग अलग मानना है। बहुतों का मानना ये कानून अन्यायी है, बहुतों का मानना है कि नहीं, संविधान में आर्टिकल 14 में विभेदकारी संरक्षण का प्रावधान वहां पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या विभेदकारी व्यवहार आवश्यक है। तो इसमें आपका जवाब होना चाहिए कि यस, किसी भी समाज में विभेदकारी व्यवहार किया जाना आवश्यक है। विभेद उनके पक्ष में होना चाहिए कि जो कि समाज में दोयम दर्जे पर है। तो अगर उनके पक्ष में आप विभेद करते हैं, उनके पक्ष में विभेद करना इसलिए आवश्यक है कि उनके पक्ष में अगर विभेदकारी व्यवहार नहीं करेंगे तो वहां पर हम एक समानतापूर्ण, यानी कि परिणाम के स्तर पर जो हम समानता लाना चाहते हैं, एक समानता पूर्ण समाज का निर्माण वहां पर क्या होगा, संभव नहीं होगा। विभेदकारी व्यवहार से मतलब क्या है, जैसे जिनका नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनको आरक्षण दिया गया, विभेदकारी व्यवहार है। अभी हाल ही में आर्थिक आरक्षण की बात की गई, आर्थिक आरक्षण दिया गया सामान्य वर्ग के लोगों को। ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय व आर्थिक न्याय स्थापित करता है, क्योंकि यहाँ पर समुदाय, एक ऐसा समुदाय जिसके पास आर्थिक संसाधन पर्याप्त नहीं है, उसको भी नौकरियों में या उसकी स्थिति बेहतर हो, उसको भी
थोड़ा अधिकार प्राप्त हो, इस संदर्भ में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि संविधान में परिणामों की समानता स्थापित करने के लिए, संविधान में एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए, संविधान में एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए, एक ऐसे समाज की स्थापना का उद्देश्य निर्धारित किया गया जहां पर सारे लोग सापेक्षिक रूप से समान हों, उनकी सापेक्षिक रूप से समानता स्थापित करने के लिए विभेदकारी व्यवहार को संविधान में जगह दी गई। और राजनीतिक चिंतकों का ये भी मानना है कि विभेदकारी व्यवहार के बगैर एक बेहतर समाज का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। तो कुछ कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो न्याय क्या है? एक प्रकार से राजनीतिक आदर्श, राजनीतिक अधिकार है जो कि सबको उपलब्ध होना चाहिए। न्याय के अनेक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम कानूनी न्याय की बात करें, आपराधिक मामलों में न्याय की बात करें, वहाँ पर पूरी दुनिया में क्रिमिनल लॉ की बात करें, वहाँ पर पूरी दुनिया में एक व्यक्ति को एक ही माना जाता है। वहाँ पर किसी प्रकार के भेदभाव का प्रावधान नहीं किया गया है। वही बच्चों, अगर आप सामाजिक न्याय को देखोगे, आर्थिक न्याय को देखोगे, पर्यावरणीय न्याय को देखोगे, राजनीतिक न्याय को देखोगे, लिंगी न्याय को देखोगे, प्रेजेंट टाइम में लिंग आधारित न्याय की बात भी की जाती है। जैसे 3 तलाक को समाप्त करने संबंधी भारत में जो कानून बना है, वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों से संबंधित है। अभी हाल ही में, जो कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले, जब भी हाल ही में महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में बंटवारे कराने का भी अधिकार दिया गया है, ये भी कहीं ना कहीं उनके आर्थिक व सामाजिक अधिकारों की बात करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर ये है, प्रेजेंट टाइम में या वर्तमान समय में या संविधान के द्वारा सामाजिक न्याय, संविधान के द्वारा जो न्याय की स्थापना की बात की गई है, वहाँ पर ऐसा नहीं है केवल क्रिमिनल लॉ के संदर्भ में न्याय हो, वहाँ पर सामाजिक न्याय भी आता है, वहाँ पर राजनीतिक न्याय भी आता है, वहाँ पर लिंगी न्याय भी आता है, वहाँ पर पर्यावरणीय न्याय भी आता है, वहाँ पर आर्थिक न्याय भी आता है। हर टॉपिक से पहले मैं आपको 5-10 मिनट इस प्रकार की बातें बताऊंगा। निश्चित ये बातें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी और मेंस परीक्षा की तैयारी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मेंस परीक्षा की तैयारी में वैचारिक स्तर पर हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। जब तक आप अपने आप को वैचारिक स्तर पर प्रिपेयर नहीं करेंगे, वैचारिक स्तर पर तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप आईएएस व पीसीएस की मुख्य परीक्षा को पास करने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुने, उस पर चिंतन करें, मनन करें और उसको एक मोटा मोटी आइडिया अपने दिमाग में क्रिएट करने का प्रयास करें। तो मैंने आपको एक न्याय के बारे में मोटा आइडिया बताया, हम उसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे बाद में, जब मैं राजनीतिक दर्शन के आधार पर आपको पढ़ाऊंगा। अभी हम उतना ही देख रहे हैं जितना संविधान के लिए आवश्यक है। अब भारत में न्याय या सामाजिक न्याय या जो न्याय का कॉन्सेप्ट है, इसकी आवश्यकता है। आप देखेंगे, अब अगर मान लो एग्जाम में सवाल आ जाए, अगर मुख्य परीक्षा का सवाल नहीं ले लें, यही ले लें, भारत में न्याय जैसे कॉन्सेप्ट की प्रासंगिकता बताएं, या संविधान विदों के द्वारा या संविधान निर्माताओं के द्वारा न्याय जैसा कॉन्सेप्ट, न्याय जैसा राजनीतिक सिद्धांत भारतीय संविधान में क्यों डाला गया, या भारतीय संविधान में दी गई न्याय की अवधारणा है, इससे आप क्या समझते हैं। या ये भी सवाल आ सकता है, और ये सवाल आईएएस के इक्विवेलेंट है, आईएएस के लेवल का सवाल है कि विभेदीकृत विधि निर्माण, यानी ऐसा कानून की निर्माण की प्रक्रिया जिसमें विभेद है, विभेदीकृत कानून निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से न्याय को सुनिश्चित कर सकती है, इस संदर्भ में अपने विचार हैं। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, तो यहाँ पर एक निश्चित समय के अंदर आंसर्स बनाना, आंसर लिखना एक चैलेंजिंग हो जाता है। इसीलिए यूपीएससी में व पीसीएस में जब इस प्रकार के सवाल आते हैं, वहाँ पर मार्किंग बहुत ऊपर नीचे होती है। किसी के पेपर अच्छा जाता है, मार्क्स खराब आते हैं, और मार्क्स कभी इस प्रकार से ऊपर नीचे मार्क्स यहाँ पर होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो मैंने आपको एक मोटा मोटी आइडिया दिया है न्याय का। अब हम बात करेंगे इसके संवैधानिक प्रावधानों की। जैसे अब यहाँ पर अगर न्याय की बात कर लो, न्याय
तो बहुत एक मोटा मोटे आइडिया है जो आपको अपने मेंस के आंसर में डालना पड़ेगा। जैसे मौलिक ढांचे की संकल्पना, मौलिक ढांचे की संकल्पना को इसको संविधान का मौलिक ढांचा माना गया है। न्याय जैसी संकल्पना इस प्रस्तावना में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, अब हर सवाल में ये लाइन आप डाल सकते हैं कि जो केशवानंद भारती मामला आया था उसमें जो मौलिक ढांचे की संकल्पना आई थी, मौलिक ढांचे की संकल्पना के अनेक लक्षण हैं। इसमें न्याय भी, स्वतंत्रता भी, समानता भी, समाजवाद भी, पदनिरपेक्षता, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके प्रस्तावना में दिए गए हैं ये इसके मौलिक ढांचा माना है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब संविधान में जो आपका सीधा सीधा फंडामेंटल राइट है, यानी संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 4, इसके अलावा जो आपका 73वां व 74वां संविधान संशोधन, ये ऐसे एरिया हैं संविधान के, आपको जीएस को लिखते वक्त कई जगह इनका आपको यूज करना होगा। 73वां व 74वां संविधान संशोधन, आप महिला आरक्षण विधेयक की बात कर रहे हैं, 1/3 या 1/2 जो आरक्षण भी दिया गया है पंचायतों में उसकी भी बात कर लें। ये सारे प्रोविजंस जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं, ये सारे संवैधानिक प्रोविजंस न्याय के संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही दिए गए हैं। आप संविधान के भाग 3 की बात करें, आप यहाँ पर आर्टिकल 14 की बात करें, आप आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 16 की बात करें। 15 में क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा सार्वजनिक। आपको ऐसा नहीं 15 की आप 1 2 3 4 5 सब याद करके जाए मुख्य परीक्षा में, ये तो प्री में भी उतने नहीं पूछे गए हैं जिस हिसाब से आपको बेवजह आपकी एनर्जी को वेस्ट किया जाता है, इतना नहीं पूछा गया है। क्योंकि मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं और मैंने भी प्रारंभिक परीक्षा आज तक भी बार फेल नहीं किया हूँ। तो इस प्रकार से अनावश्यक चीज़ें याद कराने से क्या होता है, जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो आप याद नहीं कर पाते। तो यहाँ पर तो आर्टिकल 14 की बात कर लो, आर्टिकल 15 की बात कर लो, 16 की बात कर लो, 17 की बात कर लो, 19 की बात कर लो, अब 21 की बात करो, नैसर्गिक न्याय की बात की गई है, 23-24 की बात कर लो, इसके अलावा आप 29 की बात कर लो, आप अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं, आप निदेशक तत्वों की बात कर लो, आर्टिकल 36 की बात कर लो, आप आर्टिकल 44 की बात कर लें। तो जितने भी ये प्रोविजंस हैं, जितनी मैंने आपको बताने के प्रयास किए, कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय। अब आप आर्टिकल आप 48 की बात करें, प्राकृतिक न्याय की बात है, वहां पर आप 45-46 की बात करें, वहां पर जो कमजोर वर्ग है, जाति जनजाति वर्ग, उनके बारे में बात की गई कि राज्य क्या करेगा, उनको शिक्षा अच्छा उपलब्ध कराएगा, उनके आर्थिक हितों का भी ख्याल रखेगा। तो यहाँ पर जितने भी आर्टिकल हैं आप तो उसको आप जितने भी आपको याद है वो आप सामाजिक न्याय के कॉन्सेप्ट का जब सवाल है कि सामाजिक न्याय के संवैधानिक प्रावधान बताएं, वहां पर आप इनको डाल सकते हैं। अब हम एक एक चीज करके देखेंगे। अब 3 व 4 इस संबंध में अनेक प्रावधान दिए गए, एक जहां एक और विधि के समझ समानता की बात है, वहीं विधि का समान संरक्षण आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 मौलिक अधिकारों को विस्तार से पढ़ेंगे। जब आप पूरा संविधान पढ़ लोगे तब इनको आप और बेहतर से लिख पाओगे। एक आर्टिकल 14 में एक तरफ दिया गया है समता और एक तरफ दिया गया है समान संरक्षण। जहां समता की हम बात करें, यहाँ पर क्वांटिटेटिव है, यानी ये क्रिमिनल लॉ के संदर्भ में एप्लीकेबल है, और समान संरक्षण की बात करें ये सोशल लॉ, इकोनॉमिक लॉ आदि के संदर्भ में इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पर हम विभेदीकृत व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन विभेदीकृत व्यवहार क्या होना चाहिए, जो हम विभेदीकृत व्यवहार करेंगे समाज संरक्षण के तहत हम विभेदीकृत कानून बनाएंगे, वो सारे कानून क्या होना चाहिए, वहां पर युक्त युक्त का प्रावधान है। यानी जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वो क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, किसी प्रकार से बायस्ड नहीं होना चाहिए। जैसे हम सीए की बात कर लें, जो सीए पर भी विवाद चल रहा है, यहाँ पर एक तरफ पक्ष में लोग हैं, एक तरफ विपक्ष में लोग हैं। जो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि संविधान के विपरीत है, पक्ष वाले कह रहे हैं संविधान के विपरीत नहीं है। तो विपक्ष वालों का कहना है कि आपने ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे करंट में, लेकिन जितना हमें इसमें मतलब उसको देखेंगे। जो पक्ष में वो कह रहे हैं यहाँ पर जो वर्गीकरण किया गया है वो वर्गीकरण युक्त है,
युक्त युक्त से मतलब क्या है, वो वर्गीकरण लॉजिकल है। यहाँ पर केवल हिंदू की बात नहीं की गई है, यहाँ पर जो वर्गीकरण का आधार दिया गया है वो वर्गीकरण का आधार अल्पसंख्यक को दिया गया है। तो बात समझने का यहाँ प्रयास करें तो ये युक्त युक्त वर्गीकरण यानी जो हम अलग प्रकार से कानून बना सके, वो आर्टिकल 14 के जो 2 हिस्से हैं वो बहुत कम लोगों को पता होते हैं, दूसरे हिस्से में आता है। हम अनुच्छेद 15 की बात करें और अनुच्छेद 16 की बात करें, यानी इस समानता की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि भेदभाव नहीं होगा, और अनुच्छेद 16 में वहां पर आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण किसमें? नौकरियों में। पहले वहां पर केवल सामाजिक व शैक्षणिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण था, लेकिन अब आर्थिक रूप से भी जो कमजोर वर्ग है उसको भी आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ये दिया क्यों गया है? क्योंकि जो आरक्षण मिलेगा, नौकरियों में उनकी सहभागिता होगी तो उनके राजनीतिक अधिकार, उनके सामाजिक अधिकार और उनके आर्थिक अधिकार सभी क्या होंगे? सुनिश्चित होंगे। हम अनुच्छेद 15 को थोड़ा और डिटेल देंगे। थोड़ा आप पीछे जाएं, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ मंदिरों में व मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश को आर्टिकल 15 के आधार पर ही लिंगी समानता सामाजिक न्याय के तहत महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की और शासन से कहा कि वो इन सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के प्रवेश को सुनिश्चित करें। अब सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला अधिकार, विशेष प्रावधान, अब इनके बारे में जो भी विशेष प्रावधान है, कुछ आर्टिकल हैं वो धीमे धीमे आपको पता लगेंगे। वहां पर आयोग भी बनाए गए, संवैधानिक आयोग भी हैं, आर्टिकल भी हैं, जैसे कि निदेशक तत्व में दिया गया स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आर्टिकल है, आरक्षण का प्रोविजंस है, नौकरियों में आरक्षण, ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आ जाएगा सामाजिक न्याय के तहत। अब आर्टिकल 17 की बात कर लें। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सामाजिक न्याय का पहलू है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि देश में बहुत एक लंबे समय से छुआछूत जैसा कुरीत का प्रचलन था। तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत को या अनटचेबिलिटी को उन्मूलन यानी उन्मूलन का मतलब है समाप्त करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल मानव के व्यापार व बलात् श्रम को अनुच्छेद 23 के तहत किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों को आर्टिकल 29 व 30 के तहत। तो सारे आर्टिकल आप क्या करें, याद कर लें। आपको उसको थोड़ा ज़्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सोचें, विचार करें। जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक मुख्य परीक्षा के आंसर लिखना संभव नहीं होगा। तो इस संदर्भ में आप थोड़ा सोचें। वैसा भी नहीं जितने पॉइंट मैंने आप उतने, इसके आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये तो एग्जाम के टाइम आप जब आप लिखेंगे तब आपको पता लगेगा आपको कितना याद है। लेकिन प्रश्न की दिशा खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर सबसे अधिक ये देखता है कि आपने जो प्रश्न लिखा है, जो आंसर दिया है, उसकी दिशा क्या है। क्योंकि दिशा से ही नंबर निर्धारित, कंटेंट थोड़ा 19-20 होने पर आपके एक नंबर ऊपर नीचे आएगा, लेकिन अगर दिशा खराब हो जाती है तो वहां पर आपको 10% भी मार्क्स, 10% भी मार्क्स आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो प्रश्न की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निदेशक तत्वों की बात कर लो, वहां भी अनेक प्रावधान दिए गए हैं। जो बोला गया भौतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार होगा जिससे पूरे समाज को लाभ प्राप्त हो सके। इस लिंग समानता की वहां पर क्या की गई है, बात यहाँ पर की गई है। अब इसी क्रम में आर्थिक न्याय की बात करें, यहाँ भी आप बहुत सारी डिटेल डाल सकते हैं। इसमें केवल शॉर्ट में दिया गया है, आर्थिक आधार पर विषमता को कम किया जाए। आर्थिक न्याय की बात कर लें, आर्टिकल आप 16 डाल सकते हैं इसमें। आप जो संविधान का भाग 4 उससे बहुत सारे आर्टिकल डाल सकते हैं। तो आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? जैसे आर्थिक न्याय का मतलब है कि सभी को, समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी समुदाय, जितने भी व्यक्ति हैं, कम से कम उन्हें इतना प्राप्त हो सके जिससे कि उनकी आवश्यकताएं, उनका जीवन का निर्वाह, उनके वो जीवन को अपना क्या कर सकें, सर्वाइव कर सके। इसको क्या बोला जाता है? आर्थिक न्याय बोला जाता है। राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय से मतलब है, जैसे पहले बहुत से समूहों को, बहुत से वर्गों को राजनीतिक यानी जो पॉलिटिकल राइट है वो प्राप्त नहीं थे। संविधान आया, जैसे आज भी बहुत सारे देशों में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है, ऐसी भारत में था। प्राचीन समय से बहुत सारे प्रोविजन थे कि, तो उन सारी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए क्या किया गया? राजनीतिक न्याय की स्थापना की गई।
इससे क्या हुआ कि हर व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। राज्य के समझ जो व्यक्ति है वो नागरिक है, और नागरिक के क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। कोई व्यक्ति वो किसी भी समाज का, एससी एसटी हो, ओबीसी हो, महिला हो, पुरुष हो, यहाँ तक थर्ड जेंडर को भी अब अधिकार देने की बात की गई हो, अधिकार दिए भी गए हैं। यहाँ तक कि आप, ये राजनीतिक अधिकार ही है। अगर कोई लड़का या लड़की जो 21 साल 18 साल के हो चुके हैं, भले ही माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया हो, लेकिन उनके राजनीतिक अधिकार है कि आप उनके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं कर सकता कोई। उनके निर्णय निर्माण की क्षमता का कोई हनन नहीं कर सकता। अगर कोई 21 साल से अधिक उम्र का लड़का या 18 साल से अधिक उम्र की लड़की अगर किसी को स्वेच्छा से किसी के साथ विवाह करना चाहते हैं, तो माँ बाप भी, समाज भी उन्हें नहीं रोक सकता। यानी संविधान के द्वारा व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों को, निर्णय के अधिकार को सुनिश्चित करने का इस संदर्भ में प्रयास किया गया है। यहाँ तक कि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसका पढ़ने का अधिकार है। अगर माँ बाप उसको उसके पढ़ने के अधिकार को समाप्त करके उसे किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में या किसी भी जगह पर काम करने के लिए विवश करते हैं, तो वहाँ पर उस बालक के, उस बच्चे के अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये परिवार व समाज से ऊपर है। हम राजनीतिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं। राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक अधिकार देकर राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस संदर्भ में आप विशेष ध्यान रखने का प्रयास करें। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं, आप उसको नोट डाउन कर लें। जैसे पर्यावरणीय न्याय, जैसे लिंगी न्याय, वैसे मैंने बता दिया है, आप उसको अलग से भी कर सकते हैं। लिंगी न्याय, पर्यावरणीय न्याय से मतलब क्या है? पर्यावरणीय न्याय से मतलब है कि पर्यावरण के अधिकारों की बात की गई है। जैसे कुछ दिन पहले अगर आपको ध्यान हो, दुनिया में भी इस प्रकार की चीजें हुई हैं। गंगा नदी को एक व्यक्ति का दर्जा दिया गया और बोला गया जो गंगा नदी के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न करेगा तो उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। यानी गंगा नदी को एक नैसर्गिक व्यक्ति के रूप में मानने की बात की गई थी। तो यहाँ पर क्या है, पर्यावरणीय न्याय की बात की जा रही है। यानी जो पर्यावरणीय चीजें हैं, प्रकृति के द्वारा दी गई चीजें हैं, उनको भी व्यक्ति मानने की बात। आप लिख सकते हैं, आप मंच के आंसर्स में ये चीजें डालिए तो आपको बेहतर मिलेगा। आप यहाँ पर चार्ट बना सकते हैं। जैसे चार्ट कैसा बनेगा, जैसे न्याय आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से चार्ट बनाइए। मार्क्स चाहिए हो तो बनाना ही पड़ेगा। तो एक तरफ आप लिखेंगे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, पर्यावरणीय न्याय, लिंग, एक चार्ट ये बनेगा। इसमें और भी चार्ट बन सकते हैं। अब न्याय आप लिख सकते हैं, एग्जामिनर को मात्रात्मक समानता एक तरफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? गुणात्मक समानता। गुणात्मक समानता का मतलब है एक से गुणों को एक साथ लाना। अब लिख सकते हैं यहाँ पर सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, इन्वायरमेंटल जस्टिस। आप एक चार्ट ये डाल सकते हैं और उसको दो चार्ट डालिए। थोड़ा लिखिए एक चार्ट, फिर थोड़ा लिखिए दूसरा चार्ट, उसको डालने का प्रयास करें। आपका अगर एक नंबर इस चार्ट में बढ़ता है और एक नंबर दूसरे चार्ट में बढ़ता है तो 2 नंबर आपको अगर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर 12 नंबर का प्रश्न होता है और आपको एग्जामिनर 6 की जगह इसको आपको 8 दे देता है, 8 का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको लगभग 15% मार्क्स ज़्यादा मिल गए। और पूरे एग्जाम्स में अगर हम 250 यूपीएससी में 250 और यूपीपीएससी में 200 का 15% मार्क्स को देखें तो यहाँ पर 30 नंबर हो रहा है। और यहाँ पर लगभग आप देखेंगे लगभग 47 नंबर, 50 नंबर अगर एक पेपर में, या 30 नंबर भी मान लो, 4 पेपर जीएस को 120 नंबर, तो आप 150 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं वही बात लिखकर। ऐसा नहीं है आपने कुछ अलग लिखा हो। तो सोचने समझने का प्रयास करें। हिंदी माध्यम से मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? हिंदी माध्यम से उतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये आप प्री की तैयारी करते करते ये सारी विधाएं, ये सारी कलाएं छात्र भूल गए हैं।
तो ऐसा मान के चलो आपको सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें, याद करें, पहले एक मोटा मोटी आइडिया बनाएं, वीडियो पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, ये आपके सिलेक्शन के लिए अपरिहार्य है। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।